वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है लीगल माइलस्टोन ऑन गवर्नर्स कंडक्ट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी एक लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें कि वो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को उन्हें किस तरह एक्सरसाइज करना है उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह क्या करना चाहिए। उन्हें कोई भी बिल अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख के बैठ जाना या फिर मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रख के बैठना। वो टाइमलाइन डिसाइड करी गई, जैसे कि 1 मंथ की टाइमलाइन डिसाइड करी गई कि अगर उन्हें बिल एक्सेप्ट करना है या फिर आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करना है। और 3 मंथ की टाइमलाइन इसलिए दी गई कि अगर उन्हें बिल रिजेक्ट करना है। तो इस तरह सब में बात हो रही थी। तो अभी इसमें क्या होगा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस इसमें इम्पैक्ट होंगे, फेडरल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की बात करी गई है। स्टेट ऑटोनॉमी कैसे स्ट्रेंथन होगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अब बिल्स बना पाएंगे, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला पाएंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मेंटेन रहेंगी। ये नहीं कि गवर्नर बस बिल्स की डिले करी जाए और जब मन करे बस रिजेक्ट कर करके वापस भेज दे रहे या फिर अपने पास ही हमेशा रख के बैठ जाए, जिसके कारण कभी भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई ही ना हो सके। बैकग्राउंड केस का क्या रहा कि ऑलमोस्ट 10 बिल्स ऐसे थे जो तमिलनाडु की असेंबली ने ये करे थे कि जो गवर्नर है उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटीज में। तो उसके लिए गवर्नर जो रवि हैं उन्होंने ये एक्शन डिले किया और जो बिल्स हैं वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करके रख दिए अभी रीपास होने के बाद भी असेंबली से। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये रही कि जो बिल्स हैं उनको असेंट मिलना चाहिए था। उन्होंने गवर्नर के एक्शन को मतलब बहुत स्ट्रिक्टली वर्ड्स में बोला कि ये आर्बिट्ररी है, लीगली रॉन्ग है, नॉट गुड एक्शंस एंड ऑल। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा कि मतलब बेसिकली इस तरह देखा जा रहा है कि नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट और बीजेपी लेड सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट है। ऑल्दो हमें उससे लेना देना नहीं है, बट हमें इस जजमेंट से लेना देना है सिर्फ। तो इम्पैक्ट ऑन गवर्नर्स रूल क्या रहेगा कि गवर्नमेंट जो गवर्नर्स हैं अब वो लेजिस्लेशन को डिले नहीं कर पाया करेंगे इंडेफिनाइट टाइम के लिए। और क्लियर टाइमलाइंस दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मंथ की टाइमलाइन एंड 3 मंथ्स की टाइमलाइन। एम्फेसाइज करा कि अब इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। रिस्टोरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, तो इससे अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आ रही है कि सेंटर और स्टेट आपस में मतलब तालमेल बिठा के चल पाएंगे। गवर्नर्स को फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह एक्ट करना है स्टेट के, ना कि एक सेंटर के टूल की तरह। इम्प्लीकेशंस फॉर तमिलनाडु एंड बियॉन्ड, ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं है, जबकि ये ओवरऑल देखा जाए तो ये नेशन वाइड गवर्नर्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि उन्हें कैसे ऑपरेट करना चाहिए। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है अब वो वीसीज इंडिपेंडेंटली अपॉइंट कर सकती है और वो चाहती है कि अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट, इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस के ऊपर हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास द रोहिंग्या ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। तो रोहिंग्याज हमें पता है ये म्यांमार में से जो आए हुए रिफ्यूजीज हैं, वो इंडिया में भी आए, बांग्लादेश में भी आए। ओवर 1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो इस वक्त कोक्स बाजार बांग्लादेश में हैं वो ऑलमोस्ट स्टारवेशन के रिस्क पे हैं। उनकी हेल्थ कंडीशंस ख़राब होती जा रही हैं क्योंकि यूएसएआईडी का जो फंडिंग है वो भी एकदम एब्रप्टली बंद हो गया। यूएस गवर्नमेंट हम देख ही रहे हैं, कभी टेरिफ्स में कर रही है, कभी अपनी सपोर्ट वापस ले रही है, कभी डब्ल्यूएचओ में से वापस निकल रही है। तो इन सब करते करते यूएसएआईडी की जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, जो कि एक मेजर सोर्स था फंडिंग का। ये सब चीफ एडवाइज़र एलन मस्क के द्वारा हुआ है। उन्होंने गाइड किया कि ये फंडिंग्स वगैरह बंद करो और प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दो, ये चीज़ एक चैरिटी के तौर पे करो, हमें दो, हम और प्राइवेट सेक्टर सब देख लेगा उनका खाने पीने का। ग्लोबल शॉक एंड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अपने ग्रेन्स कट करने पड़े, जैसे $12.50 पर पर्सन से $6 पर पर्सन करने पड़े। जो मेडिकल एड्स हैं वो कोलैप्स होगी, जैसे 5 हॉस्पिटल्स बंद करने पड़े। सैनिटेशन सर्विसेज रुक चुकी हैं। रिफ्यूजीज जैसे कि वुमेन और चिल्ड्रन स्पेशली उनको डिसीज, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस के काफ़ी ज़्यादा रिस्क झेलने पड़ रहे हैं। मस्क की आइडियोलॉजी की क्रिटिसिज्म कि वो फॉरेन एड को अपोज करते हैं, उसको एक फाइनेंशियल ब्लैक होल का नाम देते हैं और कहते हैं कि जो मार्केट है, प्राइवेट वेंचर्स हैं, वो गवर्नमेंट एड को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत डेंजरस और अनरियलिस्टिक अप्रोच है। मॉरल एंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस, तो यूएस एक बार रोहिंग्या उन्होंने एक बार कहा था कि ये रोहिंग्यास का
जीनोसाइड हो रहा है और अब अपनी सपोर्ट वापस ले रहा है। अब अमेरिका के पास कोई ह्यूमैनिटेरियन बात नहीं है, मॉरल लीडरशिप नहीं है, हर चीज़ से वो वापस मुड़ चुके हैं। ग्लोब जियोपॉलिटिकल वैक्यूम एंड चाइनाज रोल। अगर यूएस स्टेप बैक कर रहा है तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूएसए और चाइना में वैसे भी टेंशन चल रही हैं, और चाइना तो वैसे भी कोशिश करता ही है कि साउथ, ग्लोबल साउथ की तरफ, या मतलब बेसिकली जो हमारा ग्लोबल साउथ है या फिर वैसे भी जगह पे वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता ही है। तो अब वो बांग्लादेश की तरफ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बीच में मीडिएट कर रहा है कि हम एड देने की कोशिश कर रहा है। क्या और लोग फिल कर सकते हैं ये गैप जो यूएस ने अपना ले लिया हुआ है? नहीं। हम देख रहे हैं कि कोई भी नेशन के पास उतना नहीं है कि वो यूएस का स्केल ऑफ एड जो है वो मैच कर सके। यूरोपियन यूनियन, जापान, इटली सब ने कंट्रीब्यूट किया, पर लेकिन इनफ नहीं था। यूएस ने एक मतलब पहले तो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बजट को फंड किया हुआ है। डेंजरस ग्लोबल प्रेसिडेंट, तो अगर यूएस से अबंडन करता है तो हो सकता है दूसरी कंट्रीज ही उसको देख के छोड़ दें। पर लेकिन ये सिर्फ बात रोहिंग्या की नहीं है, ये ग्लोबल कंपैशन और ह्यूमैनिटी की बात है। यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटर्स, तो उन्होंने अभी विजिट किया कोक्स बाजार और वर्ल्ड को वार्न किया है कि हम ऐसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भूल नहीं सकते हैं, हमें रोहिंग्या को भूलना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को रोहिंग्यास को भूलना नहीं चाहिए, ऐसे तो ह्यूमैनिटी की मतलब बात ही नहीं रहेगी। और उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को भी अर्ज किया कि अपनी सपोर्ट बढ़ाएं इमीडिएटली। तो बिगर क्वेश्चन यही है कि क्या जो वर्ल्ड है वो ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा होगा, क्या वो अपनी कंपैशन को रिक्लेम करेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।